अस्सलामुअलैकुम। यह है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे विद लेसन 2। चैप्टर 1 में लेसन 2 पढ़ेंगे जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। लेसन 2 में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। इट विल बी अ ब्रीफ सर्वे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जिसके अंडर आते हैं फाउंडिंग आइडियाज़ ऑफ एंसेंट टाइम्स, एंसेंट ग्रीक्स वीव, फिलोसॉफिकल रूट्स, बायोलॉजिकल रूट्स एंड बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यानी कि एंसेंट टाइम से लेकर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बिगिनिंग तक हम ये सारा इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा ब्रीफली जाएंगे, मेन बातों को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फाउंडिंग आइडियाज़ ऑफ एंसेंट टाइम्स। अगर साइकोलॉजी को डिस्कस किया जाए कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, तो साइकोलॉजी की लॉन्ग पास्ट है और शॉर्ट हिस्ट्री है। लॉन्ग पास्ट इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन या यानी कि इंसान की अपनी नेचर है, उसकी अपनी फितरत है कि वो अपने बारे में जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, दूसरों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। यानी कि उसको इंटरेस्ट होता है अपने बारे में जानने के लिए, दूसरों के बारे में जानने के लिए। ये उसकी अपनी, आप कह सकते क्यूरियोसिटी जो है वो इंसान की क्राउनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में है। ये यानी कि आप कह सकते कि इंसान का जो है एक किस्म का ताज है क्यूरियोसिटी। बड़ा बेचैन होता है अपने बारे में जानने के लिए, दूसरों के बारे में जानने के लिए। तो ये शुरू से ही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी लॉन्ग पास्ट है। शॉर्ट हिस्ट्री इसलिए कि साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक फील्ड, अगर एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट कहा जाए तो ये अभी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट या एज अ साइंटिफिक फील्ड इमर्ज हुई है, एज अ साइंटिफिक इंक्वायरी, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इमर्ज हुई है। अभी साइकोलॉजी को साइंटिफिक फील्ड में इंक्लूड किया गया है। आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो सूडो साइंस है, यानी कि हाफ साइंस है और हाफ जो है वो फिलॉसफी की तरफ से या आर्ट की तरफ है। एंसेंट टाइम्स में लोगों की जो बिलीव्स थे या लोगों की जो सोच थी उसको डिमोनोलॉजी कहते हैं। डिमोनोलॉजी वो वाली फील्ड है, ये डिमोनोलॉजी उसे कहते हैं। ये कोई भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी काम होता है तो वो किसी अच्छे या बुरे रूह की वजह से, यानी कि किसी अच्छे या बुरे स्पिरिट की वजह से या सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से होता है। यानी कि वो सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर बिलीफ रखते थे एंसेंट टाइम्स के लोग, यानी कि कदीम ज़माने के लोग सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर बिलीव रखते थे। नेचुरल पावर्स यानी कि इंसान के पास नेचुरली एक सुपर पावर्स हैं, उसके ऊपर बिलीव कर रखते थे। और गुड और इवल स्पिरिट्स यानी कि कोई अच्छी रूह होती है, एक बुरी रूह होती है, उसकी वजह से ये काम इस तरह हो जाता है या ये वैसे हो जाता है। तो इस तरह की जितनी भी बिलीव्स थी इसको डीमोनोलॉजी कहते हैं। तो एंसेंट टाइम्स में ये डीमोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट था। दूसरा वहाँ पर सॉल का एक कॉन्सेप्ट था। सॉल यानी कि रूह, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि ये एक मॉर्टल बॉडी के अंदर होती है। मॉर्टल बॉडी, मॉर्टल उस चीज़ को कहते हैं जो कि ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो मर जाती है। मॉर्टल बॉडी वो वाली बॉडी है जो मर जाती है, यानी कि हम लोग, वी आर द मॉर्टल पीपल, ठीक है। तो सॉल जो है वो एक मॉर्टल बॉडी के अंदर होती है, लेकिन सॉल खुद जो है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब मरती नहीं है, यानी कि वो मॉर्टल बॉडी मर जाएगी और सोल जो है वो फिर भी जिंदा ही रहेगी, वो इमॉर्टल है जो मरती नहीं है। तीसरा सोल के बारे में ये कहते थे कि सोल जो है वो एक बॉडी को छोड़ के दूसरी जगहों पर जाती है, विजिट करती है। ये उन लोगों ने क्यों कहा था कि वो इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा था कि जब हम सोते हैं हम ख्वाब में देखते हैं कि हम फ़लाँ जगह गए, हमने फ़लाँ जगह देखी, फ़लाँ के घर गए, फ़लाँ जगह विज़िट किया। तो इसी बात को लेके उनका ये बिलीव बना कि सॉल जो है वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाती है जब हम सो रहे होते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे इसको मिथोलॉजी कहते हैं। मिथोलॉजी जो है अगर एक वर्ड में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मिथोलॉजी मतलब फॉल्स बिलीव, यानी आपके जो बिलीव्स हैं जो कि आप श्योर नहीं होते कि सही है या नहीं, मतलब आप अपने अपने बिलीव्स बनाए होते, तो मिथोलॉजी होती है। तो जितने भी ये जो मिथोलॉजीज़ थे ये एंसेंट टाइम्स में थे। वहाँ के लोग जो हैं इवेंट्स को या किसी भी चीज़ को इस तरह लेते थे कि ये डिमोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर सॉल का कॉन्सेप्ट था, और ये सब को आप कह सकते कि मिथोलॉजी वहाँ पर जो है आम थी।
अब आते हैं एंसेंट ग्रीक्स वीव की तरफ, यानी कि एंसेंट टाइम से अब एंसेंट ग्रीक वीव्स क्या थी। एंसेंट ग्रीक वीव्स में ये था कि जितनी भी मैथोलॉजीज़ थी, एनोलॉजीज़ थी, उन सब के बरक्स जो है एंसेंट ग्रीक्स वीव आई। इसमें क्या हुआ कि जो ग्रीक्स के लोग हैं, उन्होंने ये जो मैथोलॉजीज़ और जिस तरह की बिलीव्स थी उनसे थोड़ा हट के अब उन्होंने काम किए। उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस बनाई आर्ट्स की तरफ, लिटरेचर में, फ़िलासफ़ी में, इन फील्ड्स में अब उनका काम जो है वो शुरू हो गया। अब उनकी जो सोच है वो डाइवर्ट हो गई है आर्ट, लिटरेचर और फ़िलासफ़ी की तरफ। अब उनकी सोच भी बदल गई यूनिवर्स के बारे में। पहले का कॉन्सेप्ट क्या था, डिमोनोलॉजी था कि कुछ भी होता है तो वो एक सुपर नेचुरल पावर की वजह से थे, या कोई अच्छा या बुरा स्पिरिट होता है तो उसकी वजह से इस तरह हो जाते हैं। एंसेंट ग्रीक्स वीव में अब क्या है कि अब उनकी जो सोच है वो डाइवर्ट हो गई है। अब वो आर्ट, लिटरेचर और फिलासफी की तरफ आ गए, और दूसरा यूनिवर्स की तरफ उनके जो आइडियाज़ और जो बिलीव्स हैं वो चेंज हो गए हैं। किस तरह चेंज हुए? अब वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये एक ऑर्डरली प्लेस है जहाँ पर लोग रहते हैं, ऑर्डर्ड तरीका है, ये ऑर्डर्ड जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो इस तरह के जो बिलीव्स थे ये वेस्टर्न थिंकर्स ने इनके एक आप कह सकते हैं कि बेसिक थॉट्स थे। अब वेस्टर्न फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव दैट डेवलप इन ग्रीस हैड टू डाइवर्जेंट अप्रोचेस। अब वेस्टर्न थिंकर्स यहाँ पर क्या करें, इनका दो वेस्टर्न फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव की रूप से अगर आप कह सकें तो ग्रीस जो है अब यहाँ पर दो डाइवर्जेंट अप्रोचेस हमारे पास आई है। एक है एम्पिरिसिज्म जो कि एरिस्टोटल ने दी थी, और एक है रैशनलिज्म जो कि प्लेटो ने दी थी। एम्पिरिसिज्म जो कि एरिस्टोटल ने दी थी, एरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का स्टूडेंट था, उसने एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। और एम्पिरिसिस्ट व्यू यानी कि उसने कहा था कि नॉलेज जो है वो बिलीफ पे बेस्ड है। एक एम्पिरिसिज्म जो है वो बिलीफ पे बेस्ड बात होती है। एक उसने एलिमेंटलिज्म का आइडिया दिया था। एलिमेंटलिज्म के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसको उसके एलिमेंट्स में रिड्यूस कर लें। एलिमेंट्स में हम उसको जब उसको रिड्यूस करते हैं, हम उसको अपने लिए थोड़ा इजी कर लेते हैं, तब हम एक मुश्किल या एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझ लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम एक चीज़ को अपने सेंसेशन और एसोसिएशन के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अब सेंसेशन में ये है कि आप एक चीज़ को देखते हैं, आप सुनते हैं, यानी कि आप अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए एक चीज़ को पिक करते हैं, वो सेंसेशन है। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंटलिज्म कि हम एक चीज़ को अपने सेंसेशन के ज़रिए और एसोसिएशन के ज़रिए जो है हम आइडियाज़ को एनालाइज करते और पिक करते। अब एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन से मुराद ये कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, तब हमें एक चीज़ समझ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट क्लास में आप उसी तरह का एक लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो पिछला जो लेक्चर है उसके साथ वो एसोसिएट हो गया, तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी होता है कि आप वो नया लेक्चर जो है आप वो समझ सकते हैं। अब जिस तरह साइकोलॉजी पार्ट 1 है, आपने ये पढ़ लिया, अब साइकोलॉजी पार्ट 2 आएगा, उसमें जब इससे मिलते जुलते टॉपिक्स होंगे तो आप वो ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे। तो ये एसोसिएशन आपकी हो जाती है। और दूसरा, जब टीचर्स लेक्चर के दौरान जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वो दे रही होती हैं, तो उस लेक्चर को ज़्यादा ईजिली स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और वो जो लेक्चर होते हैं वो उनको ज़्यादा देर तक और ज़्यादा याद होता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स इतनी दी होती है कि हमारी इस एग्जाम्पल्स के साथ एसोसिएशन हो जाती हैं। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि सेंसेशन और एसोसिएशन के ज़रिए जो है हम एक आइडिया को पिक करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है हम जब उसको उसके एलिमेंट्स में रिड्यूस करते हैं तब हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद है प्लेटो। सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, उसको हिंदी और उर्दू में सुकरात कहते हैं। उसने रैशनलिज्म के ऊपर एम्फसाइज किया था, रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। एम्पिरिसिज्म के को अपोज करते हुए उसके बरक्स उन्होंने रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। रैशनलिज्म में ये है कि कोई भी नॉलेज जो है हम रीजनिंग के ऊपर हमारी नॉलेज बेस्ड होती है। उन्होंने रीजनिंग को ज़्यादा एम्फसाइज किया, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एम्फसाइज किया, इसको फोकस किया हुआ है। तो प्लेटो कहता था कि नॉलेज जो है वो रीजनिंग के ज़रिए हम उसको गेन कर सकते हैं, और जो सिर्फ सेंसरी इनपुट्स हैं
परफेक्ट नहीं है, लेकिन मतलब वो नॉलेज के लिए इम्परफेक्ट सोर्स है। सेंसरी में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज़ को गेन करते हैं। जब हम रीजनिंग करते हैं तब हमें वो चीज़ समझ आती है। ये प्लेटो का कहना था। एनालाइजिंग द माइंड इनटू सेंसेशन वुड नॉट बी एज वैलिड एज नोइंग द माइंड थ्रू रीजनिंग। यानी कि सेंसेशन के ज़रिए हम एक चीज़ को एनालाइज करें वो इतना वैलिड नहीं होगा जितना हम अपने माइंड में उस नॉलेज के लिए हम रीजनिंग करते हैं, हम रीजनिंग यूज़ करते हैं, तो तब हम एक चीज़ समझ आती है। अब एम्पिरिसिज्म में क्या था, बिलीफ बेस्ड नॉलेज की बात हो रही थी, और प्लेटो क्या कह रहे हैं रैशनलिज्म में कि रीजनिंग के ज़रिए जो है, रीजनिंग पे नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज इज़ डिराइव फ्रॉम रीज़न। इसके बाद है फिलोसॉफिकल रूट्स। फिलोसॉफिकल रूट्स में हम पढ़ेंगे द रेनेसां ऑफ साइंस, फ्रांसिस बेकन, रेने डिस्कार्ट, सेंट ऑगस्टिन एंड सेंट थॉमस, लिबनिट्ज़, स्पिनोजा, जॉन लूक, जॉर्ज बर्कली एंड डेविड ह्यूम, David Hartley, James and John Stuart Mill, Alexander Bann and Herbert Spencer, Ivan Pavlov और Thorndike। इनकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। रेनेसां ऑफ साइंस में क्या है कि ह्यूमन के जो थॉट्स है अब वो मिडिल एज से मॉडर्न टाइम में अब उसकी ट्रांजिशन हो रही है। यानी कि ह्यूमन थॉट्स एंसेंट टाइम में कैसी थी, फिर किस तरह वो एडवांस हुई और वो एंसेंट ग्रीक्स वेव में आई। ठीक है, अब वो फिलोसॉफिकल रूट्स में फ़िलासफ़ी की तरफ थोड़ा ज़्यादा अब डाइवर्ट हो रही है। इसमें क्या है, मिडल एज से मॉडर्न टाइम्स में ह्यूमन थॉट्स की अब ट्रांजिशन हो रही है। ट्रेड वाज ऑन द इंक्रीज, एक्सप्लोरेशंस वर बीइंग मेड, एंसेंट राइटिंग्स वर बीइंग रीडिस्कवर्ड एंड ह्यूमन थॉट्स बिगन टू एनालाइज एंड थिंक ऑफ वेरियस इवेंट्स इन समवट रियलिस्टिक टर्म्स। अब क्या है, एक्सप्लोरेशन हो रही है, जितनी भी चीज़ें उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग, और एंसेंट की जितनी भी राइटिंग्स थी उनको दोबारा रीडिस्कवर किया जा रहा है, उनके ऊपर दोबारा काम किया जा रहा है, उनको दोबारा स्टडी किया जा रहा है, थोड़ी गौर व फिक्र हो रही है उसके ऊपर। अब रेनेसां ऑफ साइंस में क्या है कि जो इंसान की सोच है अब वो चीज़ों को या इवेंट्स को जो है रियलिस्टिक टर्म्स में ले रही है, मतलब वो अब रियलिटी की तरफ आ रही है, अब वो बिलीव से थोड़ी रियलिटी की तरफ आ रही है। Francis Bacon, thought of logic, criticized the method of deducing knowledge and proposed inductive method. Deducing knowledge यानी कि deductive method को उसने criticize किया और inductive method को introduce किया। Deductive method होता है उसके अंदर जितनी भी knowledge होती है वो आपके facts पे based होती है, और inductive method में जो knowledge होती है वो evidence पे based होती है, यानी कि proof चाहिए होती है एक चीज़ को या एक conclusion देना, result जो आपका आता है वो प्रूफ बेस्ड होता है, उसके ऊपर आपने खूब रिसर्च की होती है, आपके पास सबूत होते हैं, तभी आप वो बात करते हैं। और डिडक्टिव मेथड में ये डिडक्टिव नॉलेज वो नॉलेज होती है जो फैक्ट्स पे बेस होती है कि बस है तो है। ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द ओरिजिनेटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड हिज मेथड लैक प्रिसीजन एंड सिस्टमाइजेशन। फ्रांसिस बेकन जो है उसको सोशल साइकोलॉजी का ओरिजिनेटर भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेंट 1949, लेकिन उनके जो मेथड्स थे उनके अंदर प्रिसीजन और सिस्टमाइजेशन नहीं थी, इसकी वजह से उनको थियोलॉजी यानी कि मज़ीद आगे वो एंट्री नहीं मार सका। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन कहता था कि कुछ हकीकत ऐसी होती हैं जो इंसान की इन्वेस्टिगेशन की लिमिट से थोड़ी दूर होती है, यानी कि इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता, और इसी वजह से जो है इंसान कुछ हकीकत नहीं जान सकता, और ये वो वजह थी जिसकी वजह से फ्रांसिस बेकन जो है वो थियोलॉजी में एंट्री नहीं मिल सकी उनको, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेने डिस्कार्ट, मैथमेटिशियन था, मॉडर्न साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और फ्रांस में इमर्ज हुआ उनका एक फेमस असर्शन है कोगिटो अर्गो सुम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, या आप कह सकते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूँ तभी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तभी मैं मौजूद हूँ इस दुनिया में। और उन्होंने ये भी बताया कि दिमाग और बॉडी यानी कि माइंड और बॉडी जो है वो सेपरेट है, अलग है एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनकी इंटरेक्शन होती है। और एनिमल्स को यानी कि जानवरों को उन्होंने सिर्फ मशीन करार दिया, क्योंकि रेने डिस्कार्ट के अकॉर्डिंग जानवरों में सोल नहीं होती,
और अपने बारे में, ह्यूमंस के बारे में कहा कि मेरे पास सोचने की क़ुव्वत है, सोचने की सलाहियत है, इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन एनिमल्स के अंदर सॉल नहीं है, इसलिए वो जस्ट सिर्फ मशीन्स हैं। अकॉर्डिंग टू रेने डिस्कार्ट का कहना था कि हमारे अंदर जो आइडियाज़ आती है, जो नॉलेज आती है, जो आइडियाज़ हमारे माइंड में होती है, वो गॉड की तरफ से डाली जाती है, यानी कि खुदा की तरफ से माइंड में डाली जाती है। और फिर उसको हमारा जो दिमाग है उसको विजुअलाइज करते हैं बाय मेंटल फैकल्टीज़ थ्रू इंट्यूशंस, और तभी हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन मेन बात उनकी ये थी कि जो आइडियाज़ हैं वो इननेट है, वो इनहेरिटेड है, मतलब वो ऑलरेडी हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में ऑलरेडी खुदा की तरफ से डाली गई होती हैं। So his contributions are considered significant in founding of modern psychology as an empirical science. अच्छा, जितनी भी उनके अभी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं सारे एम्पिरिसिज्म की तरफ जा रही है, थोड़ी बिलीफ बेस्ड है ना, बिलीफ बेस्ड बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ी एम्पिरिकल साइंस की तरफ है। मॉडर्न साइकोलॉजी एज एन एम्पिरिकल साइंस। नेक्स्ट है सेंट ऑगस्टिन एंड सेंट थॉमस एडवोकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म। डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। डुअलिज्म में ये होता है कि माइंड और बॉडी जो है वो डिफरेंट है, सेपरेट है एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं होती इन दोनों के, माइंड और बॉडी की कोई इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट है, कंप्लीट डिवीजन है माइंड और बॉडी के बीच में। जबकि रेने डिस्कार्ट ने इंटरेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इंटरेक्शनिज्म में रेने डिस्कार्ट ने यही कहा था कि माइंड और बॉडी सेपरेट है लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। लिबनिट्ज़ साइकोलॉजिकल पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, साइकोलॉजिकल पैरेललिज्म की थ्योरी दी। उसके अंदर यह था कि माइंड और बॉडी के एक पैरेलल सिस्टम में फंक्शन करती है। स्पिनोजा ने साइकोलॉजिकल डबल एस्पेक्टिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, उसके साइकोलॉजिकल डबल एस्पेक्टिज्म की थ्योरी दी, जिसमें कहा कि माइंड और बॉडी जो है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं है, इनसेपरेबल है। तो thus the philosopher held monasmic view about mind and body. This view suggests that though mind and body are two different aspects but can relate to one another in certain ways. John Locke, George Berkeley and David Hume, ये तीनों ब्रिटिश फिलोसफर्स थे। इन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया एम्पिरिसिज्म। दोबारा एम्पिरिसिज्म अब देखें यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। And a profound impact on founding of psychology as prosperous science. एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, अब एम्पिरिसिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हो गई जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कली और डेविड ह्यूम की तरफ से। जबकि डेविड हार्टली, जेम्स एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, अलेक्जेंडर बैन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने जो मूवमेंट लॉन्च की वो एसोसिएशनिज्म था। एसोसिएशनिज्म के मुताबिक वो कहते थे कि आइडियाज़ जो हैं वो दे गेट एसोसिएटेड टुगेदर। जब हम आइडियाज़ के बीच में एसोसिएशन करते हैं तो वो आइडियाज़ हमारे जहन में जितनी भी होती है वो दूसरे आइडियाज़ के साथ एसोसिएटेड होती है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशनिज्म जो मूवमेंट थी उनका मतलब मेन जो उनकी बिलीफ था वो ये था कि जो आइडियाज़ हैं दे गेट एसोसिएटेड टुगेदर। तो यही वो मोमेंट थी जिसकी वजह से जिसका एक गहरा असर है, ये डीप इम्पैक्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर और मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के ऊपर। लर्निंग के अंदर एसोसिएशन को ज़्यादा डिस्कस किया जाए। एसोसिएशन होती है लर्निंग के अंदर। लर्निंग अगर आप आगे पढ़ें तो उसके अंदर एसोसिएशन होती है, एसोसिएशनिज्म। तो इसलिए कहते हैं कि एसोसिएशनिज्म एंड एम्पिरिसिज्म जो है इनका थोड़ा डीप इम्पैक्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर और मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के ऊपर। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो मॉडर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आता है। उसके बाद आता है इवान पावलोव, जिसने कॉन्सेप्ट दिया कंडीशनिंग का। एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कनेक्शनिज्म का। इवान पावलोव यानी कि बिहेवियरिज्म में लर्निंग चैप्टर जो है, लर्निंग में इनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इन्होंने कंडीशनिंग का दिया था कॉन्सेप्ट कि कंडीशनिंग में होता ये है कि एक स्टिमुलस होते हैं और एक रिस्पॉन्स होते हैं और उन दोनों के बीच में कंडीशन होती है। पहले जब उसकी कंडीशनिंग नहीं होती स्टिमुलस की तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाता है। जब उसकी पेयरिंग हो जाती है एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ तो बाद में फिर उस अनकंडीशन स्टिमुलस को हम कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। और जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है जब
उसको कंडीशन स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है तो वो अनकंडीशनड रिस्पांस जो होता है वो कंडीशनड रिस्पांस हो जाता है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यू कैन चेक इट। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कॉन्सेप्ट दिया कनेक्शनिज्म का। तो द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म इन फैक्ट सर्व्ड एज द फाउंडिंग स्टोन फॉर फॉर्मुलेटिंग लर्निंग थ्योरीज ऑफ इवान पावलोव कंडीशनिंग एंड एडवर्ड थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म। इवान पावलोव की कंडीशनिंग और एडवर्ड थॉर्नडाइक्स की कनेक्शनिज्म जो है ये लर्निंग थ्योरीज जो है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। आप कह सकते हैं कि इवान पावलोव की कंडीशनिंग जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टडी की जाती है और एडवर्ड थॉर्नडाइक की जो कनेक्शनिज्म है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में इसको स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रूट्स। बायोलॉजिकल रूट्स में जो मेन जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस थी वो हैं जॉन मुलर, क्लॉड बर्नर्ड, मार्शल हॉल, पियरे फ्लोरेंस, पॉल ब्रोका, चार्ल्स डार्विन। John Muller and Claude Bernard, physiological foundation of modern medicines were laid during the 1800 to 1870 with their work in experimental psychology. अब इनका काम हुआ है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में विद फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जो मॉडर्न मेडिसिन थी उनकी फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन हुई थी 1800 से 1870 में इन लोगों के काम की वजह से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। मुलर ने प्रपोज किया डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज विच मीन्स ईच सेंसरी नर्व यील्ड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंसेशन। हर एक सेंसरी नर्व जो है वह एक ख़ास किस्म का एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक ख़ास किस्म की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं irrespective of how it might be stimulated। अब उसकी stimulation जो है वो मैटर करती है। So we become aware of our world indirectly through stimuli which in turn generate nerve fibers and terminate brain cells। यानी कि हमारे इर्द गिर्द जितना कुछ भी होता है हम उससे बाखबर रहते हैं थ्रू स्टिमुलाई, यानी कि जो स्टिमुलाई हमें मिलती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, चाहे हम उससे अवेयर है या अनअवेयर है, जो कि नर्व फाइबर को जनरेट करती है और फिर वही नर्व फाइबर जो है वो ब्रेन सेंटर्स में जाके उनकी टर्मिनेशन होती है, टर्मिनेट हो जाती है। मार्शल हॉल, पियरे फ्लोरेंस एंड पॉल ब्रोका, उन्होंने ब्रेन फंक्शन को स्टडी किया। चार्ल्स डार्विन जो है वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उन्होंने बायोलॉजी और जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जो कि जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, 1859 में पब्लिश हुई। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की एवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने प्रपोज की जिसमें ये कहा जाता था कि ह्यूमन जो इंसान है वो एक ही कॉन्टिनम स्पीशीज़ पे है ह्यूमन बींग्स जो हैं। सो दिस पेव्ड वे फॉर साइकोलॉजिस्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग रैट्स, कैट्स एंड मंकीज एंड फर्दर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। तो यही जो कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी, तो इसी थ्योरी से आगे जो है फिर मज़ीद रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, मंकीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजी की नई फील्ड बनी, नई फील्ड इमर्ज हुई जिसको कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। देन द लास्ट बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब यहाँ पर साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है जिसमें हम स्टडी करेंगे सर चार्ल्स बेल, मुलर, हार्मन हेल्महोल्ट्ज़, एच वेबर, गुस्टाव फेशनर, फ्रांस गॉल, स्पर्जन, सर फ्रांसिस गैल्टन। During the first half 19th century, scientists studied in various fields had greatly influenced the emergence of scientific psychology। अब 19th century से देखें, first half 19th century से अब साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी से अब साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से साइंटिफिक साइकोलॉजी इमर्ज हो रही है। सो बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस ऑन साइकोलॉजी प्रोसेस कैन बी रूटेड इन द डिस्कवरीज अबाउट brain, nervous system, anatomical studies relating to localization of psychological functionings, which is phrenology and sense physiology। अब एक्सपेरिमेंटेशंस जो हैं साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंटेशंस हैं अब वो किस तरह स्टार्ट हो रही हैं,
ब्रेन की ये जो डिस्कवरीज हुई हैं ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, और जितनी भी एनाटॉमिकल स्टडीज़ थी, एनाटॉमिकल स्टडीज़ में फिर फ्रेनोलॉजी भी आ जाती है, सेंस फिजियोलॉजी भी आ जाती है, एक्सेट्रा. So these studies stimulated many psychologists to study the physiological और biological basis. ये जितनी भी स्टडीज़ की तो इसके बेस पे या इसने साइकोलॉजिस्ट को स्टिमुलेट किया कि वो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेस को भी स्टडी करें. साइकोलॉजी में फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेस को भी स्टडी किया जाता है. उसके बाद है सर चार्ल्स डार्विन, डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज़. वही डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज़ को इन्होंने भी प्रपोज किया जिसको हमने पहले स्टडी किया था. हर्मन हेल्महोल्ट्ज़, उन्होंने फिर नर्व इम्पल्स को यानी कि नर्व इम्पल्स की स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, नर्व इम्पल्स स्पीड की मेजरमेंट को स्टडी किया हर्मन हेल्महोल्ट्ज़ ने. हर्मन हेल्महोल्ट्ज़ की साइकोफिज़िक्स में भी बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है. साइकोफिज़िक्स में क्या होता है कि फिज़िकल स्टिमुलस और मेंटल एक्सपीरियंसेस के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है. आम वर्ड्स में कह सकती हूँ कि साइकोफिज़िक्स में भी स्टिमुलस रिस्पांस को स्टडी किया जाता है, लेकिन स्टिमुलस जो है वो फिज़िकल होते हैं और हमारा रिस्पांस जो होता है इट इज़ ऑन मेंटल एक्सपीरियंसेस. हमारा जो रिस्पांस होता है वो मेंटल एक्सपीरियंसेस के बेस पे होते हैं. एच वेबर एंड गुस्टाव फिशनर, इन्होंने भी साइकोफिज़िक्स में इनका काफ़ी आप कह सकते हैं कि साइकोफिज़िक्स में इन्होंने भी काम किया. इन्होंने डिटेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया या साइकोफिज़िकल मेथड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए डिटेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अगेन साइकोफिज़िक्स में आप डिटेक्शन पढ़ोगे, एक वीडियो मैंने दी भी है, उसकी लिंक भी दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में. सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी वो साइकोफिज़िक्स में ही आती है. साइकोफिज़िक्स में वही स्टिमुलस रिस्पांस को स्टडी किया जाता है. तो अर्नस्ट वेबर और गुस्टाव फिशनर जो है इन्होंने डिटेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइकोफिज़िकल मेथड्स जो है वो इवॉल्व किए और इन्होंने दे प्रपोज्ड लॉ दैट गवर्न डिटेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट एंड डिफरेंशियल लिमिट. एब्सोल्यूट और डिफरेंशियल लिमिट्स भी आप कह सकते हैं, एब्सोल्यूट एंड डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड भी आप कह सकते हैं. इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया है. एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, एब्सोल्यूट लिमिट्स ये होते हैं कि जब आपको एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टिमुलस जो है वो नॉइस है, ठीक है, आप सुन रहे हैं, वो हल्की आवाज़ में है, लेकिन जब आपने जिस पॉइंट में सुनना शुरू किया कि मुझे आवाज़ आ रही है, तो वो मेन पॉइंट जो होता है जिस पे आपने जस्ट नोटिसेबल पॉइंट, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं. और डिफरेंशियल लिमिट वो होते हैं कि जब वो आवाज़ आप सुन रहे हैं, एक पॉइंट इस तरह आता है कि आपको फील होता है कि आवाज़ तेज़ हुई है या आवाज़ स्लो हुई है. तो वो जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पर आपको अभी पता चले कि इस पॉइंट पे आवाज़ तेज़ हुई है या स्लो हुई है, तो इसको डिफरेंशियल लिमिट कहते हैं. फ्रांस गाल है नेक्स्ट. फ्रांस गाल ने कॉन्सेप्ट दिया फ्रेनोलॉजी का. फ्रांस गाल के दौरानिए में फ्रेनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया गया, जबकि स्पर्जन के दौरानिए में या स्पर्जन के ड्यूरेशन के दौर में जो फ्रेनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद एक्सपेंड किया और इसको मॉडिफाई किया. इसके ऊपर थोड़ा और काम हो रहा है फ्रेनोलॉजी के ऊपर. और स्पर्जम ने इन्फ्लुएंस किया, ही इन्फ्लुएंस्ड साइकोलॉजी इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस मेंटल फैकल्टीज एंड देयर लोकेशन इन द ब्रेन. नेक्स्ट इज सर फ्रांसिस गैल्टन, चार्ल्स डार्विन का कज़न था, ये भी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था. इन्होंने एक बुक पब्लिश की, हेरेडिटरी जीनियस, which have an outstanding abilities or powerful mental functions are inherited. यानी कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़ होती है, जो मेंटल फंक्शंस होते हैं, पावरफुल मेंटल फंक्शंस, वो भी इनहेरिटेड होते हैं. तो हेरेडिटरी जीनियस में एक ये बात भी डिस्कस की. एंड सर फ्रांसिस गैल्टन बिकम स्ट्रेंथ सपोर्टर ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. उन्होंने एम्फेसाइज किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को उन्होंने एम्फेसाइज किया, जिसकी वजह से फिर साइकोमेट्रिक्स एक नई ब्रांच साइकोलॉजी की जो है वो बनी, जिनका साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक में बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है, आप कह सकते हैं ग्रेट कंट्रीब्यूशन है. तो साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में आप साइकोमेट्रिक्स पढ़ेंगे. तो अगर आप देखें
कि एंसेंट टाइम से लेकर जितनी भी मैथोलॉजीज़ थी, जितनी भी एनालॉजीज़ थी, जितनी भी फ़िलोसॉफ़िकल सोची थी, फ़िलोसॉफ़िकल थॉट्स थी, एम्पिरिसिस्ट मूवमेंट हुई, एंड देन न्यूरोफिजियोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, फ्रेनोलॉजी में हुई, साइकोफिज़िक्स में हुई, फिर देन देयर वाज एवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये जितना भी पढ़ा, ये सारा जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुनियाद थी, या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की फाउंडिंग में ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल थी। तो इसी बेस पे फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो अब अपलोड होगी, द ओरिजिनल्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म वगैरह पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस का पता चल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अल्लाह हाफिज़।